गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? होप एवरीवन इज परफेक्टली फाइन। आज गुप्त काल का टॉपिक खत्म करने के बाद में हम लोग हर्षवर्धन की ओर जाएंगे और हर्षवर्धन का टॉपिक खत्म करते हुए ही हमारा एंसेंट इंडिया का टॉपिक खत्म हो जाएगा। और उसके बाद का जो टॉपिक आता है वो मेडिवल इंडिया का आता है, जिसको हम अर्ली मेडिवल से शुरू करेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल पीरियड आता है। इस बीच में जितने बच्चे हैं सब लोगों को राम राम, नमस्कार। सब लोगों को अभी जो हमारी संस्कृति की बड़ी खास बात है कि एक ही समय हम एक तरफ तो देवी के नाम पर व्रत रख रहे हैं और उनके नाम पर तमाम प्रकार का तीज और तमाम प्रकार के पर्व मनाए जा रहे हैं, और दूसरी ओर मुस्लिम लोग रोज़ा रख रहे हैं। रमज़ान का महीना आ गया है, तो हम देवी और ईश्वर सब के भक्तों को, सबके अनुयायियों को नमस्कार करते हैं और सब लोगों को एक संदेश, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो, मोहब्बत करो, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करो, एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाओ। हो सकता है कि एक दूसरे से कुछ असहमतियां होंगी, हो सकता है कि एक दूसरे से कुछ भिन्नताएं होंगी, हो सकता है कि एक दूसरे से कुछ शिकायतें होंगी, हो सकता है कि एक दूसरे ने कभी किसी तरीके से जाने में अनजाने में दिल दुखाया होगा, लेकिन दिल का मामला है। मिल सकते हो, दोस्त हो सकते हो, बंधुत्व में बंध सकते हो। कोशिश तो करो। मानव चाहे तो मानवीय भावनाओं की संभावना के आधार पर कुछ भी कर सकता है, और मिलना ही मानवीय स्वभाव है, प्रेम ही मानवीय स्वभाव है। तुम यदि प्रेम की शक्ति को नहीं जानते हो तो तुम संघर्ष पर यकीन करोगे, लेकिन संघर्षों में कामयाबी कभी नहीं मिलती है। संघर्ष सिर्फ और सिर्फ दुख देता है। सिर्फ और सिर्फ वही संघर्ष सुख देता है जो अन्याय के विरुद्ध हो। सिर्फ और सिर्फ वही संघर्ष सुख देता है जो धर्म के खिलाफ खड़े लोगों के विरुद्ध हो। और धर्म का मतलब पंथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वही संघर्ष सुख देता है जो भगत सिंह ने किया था, जो गांधी ने किया था। सिर्फ वही संघर्ष सुख देता है। वो आज कल आने वाले युगों में, हर युग में कुछ न कुछ गड़बड़, कुछ कुछ गलतियां होंगी, उनके खिलाफ लड़ने वाले को वो सुख मिलता रहेगा। लेकिन ये जो हम एक दूसरे के ऊपर बेमतलब का तीर तर्कस चलाते रहते हैं, उस संघर्ष में सुख नहीं है। न उसको मिलेगा सुख जो संघर्ष करता है, न उसके कारण सुख मिलेगा लोगों को। न भारत में मिलेगा, न विश्व में मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ दुख मिलेगा। उस दुख के जगह पर सुख को बांटने का माध्यम बनो। खुद को भी खुशी मिलेगी और खुद के रास्ते दूसरों को भी खुशी दे पाओगे। जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। सफलता सिर्फ और सिर्फ बड़े पद तक पहुंचने को नहीं कहते, बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, बड़े पद, बड़ी पदवियों को नहीं कहते। सफलता इसमें भी है कि तुमने इस परम पिता परमेश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि में रहने वाले लोगों के बीच में आपस में मेल को बल दिया, मिलाप को बल दिया, या कि नहीं। उसे कहीं तोड़ने में तो नहीं योगदान दे दिया। जब जंगल में आग लगी हो तो तुमने बुझाने में योगदान दिया था कि फूंक मारने में। सफलता इस पे भी तय होगी। चलो, तो अब क्या देखते हैं हम कि
अब हम लोग जिधर की ओर मूव कर रहे हैं वो टॉपिक आपका, हाँ, कलमकार की कलम कहाँ थी। आज बच्चों आप लोगों का रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट के बारे में कुछ सूचनाएं दे देता हूं आप लोगों के सामने। किन बच्चों का रिजल्ट कैसा है, उनका रैंक कैसा है, मुझे मिस्टर महेंद्र ने ये रिजल्ट भेजा है और उन्होंने कहा है कि मैं आप लोगों को बता दूं। संकल्प 1 के बैच के जो बच्चे हैं उनके टॉप 10 का नाम बताना है। उसमें रैंक मुझे बताने नहीं कहा गया है, बल्कि कहा गया है कि रैंक नहीं बताना है। तो मैं टॉप 10 के बारे में बता देता हूं। आयुष झा, कनु चुड़समा, नेहा, स्वयं सिंह, कासिफ अली खान, अंजू राजपूत, राज कश्यप, वर्षा सिंह सिंह, सैम खान, पैसन द आईपीएस। ये 10 बच्चे हैं जो कि संकल्प 1 के हैं। और संकल्प 2 के जो 10 बच्चे हैं वो इस प्रकार हैं: ऋषभ, आरती चिंपा, योगिता खरे, अमित कुमार कुमार, रीना गोस्वामी, नैन्सी, रविंद्र पवारा, मेघा जैन, पल्लवी यादव, भारती कुमारी। तो these are the names who have performed well and who secured their name in the list of top 10. चलिए, दोनों तरफ एक ही नाम दिख रहा है। आज चैट बॉक्स में दो तो तरफ एक ही जैसा नाम दिख रहा है, तो इसमें तो रिपीटेशन ही है। चलिए, तो फिर हम लोग गुप्त काल के समापन की ओर मूव करते हैं और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे हर्षवर्धन की ओर। तो गुप्ता एज, आपको लगेगा कि तो गुप्ता को मैंने इतना बड़ा लिख दिया कि प्रकट एज हो गया ये। हाँ। ये देखो चैट बॉक्स में दोनों ही एक ही तरफ है क्या? तो इधर वाला और उधर वाला दोनों रिपीट क्यों हो रहा है? एक है, अच्छा, मतलब दोनों बैच के रिजल्ट मैंने बताया तो इनको पता चल गया होगा, बस यही बात। चलिए, तो अब मैं आपको गुप्त एज के बारे में बताऊं तो हमारा आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, ये है। यहां पर हम लोग जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसको इस पैटर्न पर पढ़ेंगे कि जिसमें कि एंशिएंट इंडिया का ओवरऑल भी रिवीजन हो जाए और कवरेज हो जाए हमारा। तो यदि आप ये बात रखो आर्थिक जीवन का, आर्थिक जीवन में हम जिन विषयों पर फोकस करने जाएंगे वो क्या है? एक है कृषि,
कृषि, उद्योग, व्यापार, मुद्रा, ब्याज और ऋण व्यवस्था। सिंचाई की व्यवस्था, तो आपको यह मालूम है कि प्राचीन काल से हम एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं कि पाषाण काल से हमने नवपाषाण काल में नियमित एग्रीकल्चर की शुरुआत देखा। ताम्रपाषाण काल में एग्रीकल्चर का विकास होता है। महापाषाण काल में भी एग्रीकल्चर का विकास होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हमने देखा कि कृषि का अधिशेष उभर कर आया। फिर हम जब ऋग्वैदिक साहित्य पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि ऋग्वेद में हमें कृषि की तुलना में पशुपालन की प्रधानता ज़्यादा दिखती है, खाना बदोशी जीवन दिखता है। उत्तर वैदिक काल में हम आते हैं तो यह दिखता है कि एग्रीकल्चर फिर से अर्थव्यवस्था के केंद्र में आ गया। फिर हमें 6th सेंचुरी BC और उसके बाद के दौर में एग्रीकल्चर में विकास होता दिखता है। पता चलता है कि 4th शताब्दी BC तक आते आते कृषि में लोहे का उपयोग यानी लोहे के उपकरणों का उपयोग तेज हुआ। इसके परिणाम स्वरूप मौर्य काल तक कृषि में और ज़्यादा तेजी आ गई। मौर्य काल में कृषि के उन्नति के लिए राजाओं ने सीधा अध्यक्ष के माध्यम से भी अपनी भूमिका निभाया। शासक ने सिंचाई के साधनों का विकास किया, नहरों के निर्माण में भी अपना योगदान किया और इसके माध्यम से एग्रीकल्चर का विकास होता गया। मौर्योत्तर काल में हमने देखा कि शासकों ने सीताध्यक्ष का जो मॉडल था उसका त्याग कर दिया और उन्होंने भूमि अनुदान की पद्धति अपनाया और भूमि अनुदान के माध्यम से उन्होंने बंजर भूमि को खेती योग्य बनवाने की कोशिश किया और वही धारा गुप्त काल तक आते आते और मजबूत हो गई। गुप्तोत्तर काल में वो धारा और मजबूत हुई। इस पूरी प्रक्रिया को हम पढ़ते हैं भूमि अनुदान के नाम से। तो एग्रीकल्चर के तहत हम सबसे पहले क्या देखने जाएंगे गुप्त काल में? गुप्त एज में जब आप पढ़ोगे कृषि तो आपके काम की चीज क्या क्या है सो गौर करो आप। तो काम की चीज यह है कि कृषि योग्य भूमि के विस्तार के लिए कृषि योग्य भूमि के विस्तार के लिए भूमि अनुदान भूमि अनुदान का विस्तार हुआ। भूमि अनुदान का विस्तार हुआ। अनुदान ज्यादातर बंजर भूमि में दिया गया। भूमि में फिर नंबर 1 अनुदान ज्यादातर बंजर भूमि में दिया गया। उसके बाद कर मुक्त भूमि दान में दी गई।
कर मुक्त भूमि दान में दी गई। हालांकि सभी अनुदानों की शर्तें एक जैसी नहीं थी। अनुदानों की शर्तें एक जैसी नहीं थी। एक जैसी नहीं थी। सभी अनुदानों की शर्तें एक जैसी नहीं थी। इसके बाद फिर कृषि से संबंधित दूसरी बात है, पराशर स्मृति में इस दौर की कृषि संबंधित ज्ञान इस दौर में कृषि संबंधित ज्ञान का प्रमाण मिलता है। ये पराशर स्मृति एक ऐसी स्मृति है जिस स्मृति के अंतर्गत आपको जो जानकारी मिलती है उससे एग्रीकल्चर का आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाएगा कि कृषि से संबंधित ज्ञान विज्ञान क्या है, वो ऋतुओं का ज्ञान, वो वनस्पतियों का ज्ञान, वो उर्वरकों का ज्ञान, सिंचाई के साधनों का ज्ञान, क्या करें कि कौन सा फसल बेहतर हो सके, आदि आदि। तो कुल मिलाकर एग्रीकल्चर से संबंधित गहन ज्ञान पराशर स्मृति में मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद शास्त्रों में सिंचाई के कार्य को पुण्य का कार्य माना गया। इसे पूर्त धर्म भी कहा गया है। पूर्त धर्म भी कहा गया है। माने जो लोग वर्ण व्यवस्था में निचले पायदान पर हैं, जो शूद्र श्रेणी में रखे गए थे, उन्हें यह कहा गया है कि आपके लिए पुण्य के अर्जन का बढ़िया माध्यम यह है कि आप इस तरह का कार्य करिए, आप सिंचाई के साधनों के विकास में योगदान कीजिए। हालांकि मेरे ख्याल से सभी लोगों को करना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी के लोगों के लिए पुण्य के लिए ये विशेष उपाय। और दूसरी बात यह है कि सारे उपाय, यदि किसी भी कार्य से पुण्य का अर्जन होता है तो ये सबके लिए खुला होना चाहिए। और सिंचाई से भी पुण्य का अर्जन होता है तो सबको करना चाहिए, ये वाली बात है। लेकिन डोंट बी सो टेक्निकल, हियर यू विल फाइंड कि पूर्त धर्म शब्द का मीनिंग आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद फिर एक शब्द आपको यहां पर मैं देता हूं, आपद धर्म। आपद धर्म, आपद धर्म का मतलब क्या होता है? आपातकालीन धर्म। आपातकालीन धर्म मतलब की बात यह है कि यदि आप वर्ण की व्यवस्था में यकीन करते हैं तो सारे वर्णों के अपने अपने कर्म हैं, उनको अपने वर्ण के कर्म का पालन करना है। और यदि आप अपने वर्ण के कर्म के बाहर जाते हैं तो यह बुरा कर्म है, धर्म विरुद्ध कर्म है। लेकिन यहां पर यह भी बात ध्यान देने लायक है कि यदि आप सिंचाई के साधन के विकास की बात कर रहे हैं, यदि फसलों में आग लग गया है उनके बचाव का कर्म कर रहे हैं तो वो सब कर्म कर सकते हैं। देश के ऊपर दुश्मन का हमला हो गया है, अब आप बचाव का काम करना चाहते हैं तो आप करिए, वहां पर मिलजुल के काम करिए, वहां पर कोई
धर्म सम्मत सीमाएं नहीं रखी गई हैं, उसे आपातकालीन धर्म की श्रेणी में रखा जाता है। इसे हम इकोनॉमी सोसाइटी दोनों के तरफ से देख के पढ़ सकते हैं कि आर्थिक जीवन का हिस्सा है एग्रीकल्चर। यदि फसलों में आग लग गया हो तो उसको बचाना है तो क्या ब्राह्मण और शूद्र एक साथ काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि कोई बाढ़ आ गया है, संकटग्रस्त हो गया है, पूरा इकोनॉमी संकटग्रस्त हो गया है, तो क्या ब्राह्मण शूद्र एक साथ काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसे आपातकालीन धर्म कहा जाता है। इसी आपातकालीन धर्म के लिए जो संस्कृत का शब्द है उसको कहते हैं आपद धर्म। आपद माने आपदा के दौर का धर्म, आपातकालीन धर्म। ठीक है। इसका सामाजिक पहलू हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब फिर देखो सिंचाई के लिए किंग का योगदान। किंग का योगदान आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त आपने पढ़ रखा है तो इसलिए बात को यहीं पर रोक देते हैं और कह सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर चुके हैं। एग्रीकल्चर की पढ़ाई जब आपने कर लिया तो उद्योग की बात आती है। इस दौर के उद्योग के बारे में आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ और सिर्फ ठोस ठोस कुछ बातें समझ लीजिए कि भाई उद्योग का विकास हो रहा है, उद्योग का विकास हो रहा है। जब विकास आप पढ़ते हैं तो कुछ शब्द आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कि विविधता विकसित हो रही है, विविधता विकसित हो रही है। विविधता का मतलब क्या होता है कि कुछ नए प्रकार के उद्योग आ जाएंगे, और विशेषज्ञता विकसित हो रही है, विशेषज्ञता विकसित हो रही है। यानी कि जो उद्योग विकसित हुए थे उसके अंतर्गत उत्पादन करने वाले लोगों की क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो रही है, क्वालिटी में इन्हेंसमेंट आ रहा है। इसमें विशेष तौर पर आप देखोगे कि वस्त्र उद्योग में खूब उन्नति हुई है, धातु उद्योग में उन्नति हुई है। आपने देखा है कि धातु के तहत लोहे का स्तंभ ऐसा लगाया गया है जो आज तक खुले में भी सुरक्षित है, और आपने इसी दौर की कांस्य की बुद्ध की मूर्ति भी देखा है। तो धातु उद्योग उन्नत है। इस दौर में आपको रेशम का उद्योग काफी उन्नत नजर आएगा। इसके बाद फिर पत्थर का उद्योग, प्रस्तर उद्योग। इस दौर में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वो अभी तक के इतिहास की सर्वोत्तम मूर्तियां हैं, बल्कि भारत के इतिहास की सबसे अच्छी मूर्ति कला किस काल की है? तो गुप्त काल की है। तो आप कह सकते हैं कि यह काल उन्नति का काल है। आप सोने के सिक्कों को देखो, सोने के सिक्के ये आर्थिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं सो हैं, कलात्मक दृष्टि से भी भारत के इतिहास में सबसे अच्छे सिक्के किस काल के हैं? तो गुप्तों के हैं। मेंस में आर्ट एंड कल्चर की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है गुप्तकालीन सिक्कों की कलात्मकता के ऊपर। ठीक है। तो आपको उद्योग के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। व्यापार की बात यदि करके देखो, व्यापार तो आपको यह पता चलेगा कि देसी विदेशी दोनों व्यापारों में वृद्धि नजर आती है, दोनों में वृद्धि। देसी विदेशी दोनों ही व्यापारों में वृद्धि नजर आती है। देसी व्यापार में देखो तो नॉर्थ और साउथ का बढ़ता संपर्क, ये कोई नई शुरुआत नहीं है। मौर्य काल में भी आपने यही वर्ड पढ़ा है, मौर्योत्तर काल में भी यही वर्ड पढ़ा है, गुप्त काल में भी यही वर्ड पढ़ा है। ये बढ़ता हुआ संपर्क है।
उसके बाद फिर विदेशी व्यापार में देखोगे कि रोम, मध्य एशिया, चीन, साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, इन सभी क्षेत्रों से व्यापार में वृद्धि हुई है, या इन सभी क्षेत्रों से व्यापार चल रहा है। पहले ये लिखना, इन सभी क्षेत्रों से विदेशी व्यापार चल रहा है। रोम के साथ चल रहा है, मध्य एशिया से चल रहा है, चीन से, साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, सबके साथ में विदेशी व्यापार चल रहा है। वृद्धि शब्द मैंने हटा दिया है, मैंने कहा इन सबों के साथ व्यापार चल रहा है। ठीक है, और अब लिखना कि चीन और साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार में वृद्धि हुई है। चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार में वृद्धि से व्यापार वृद्धि हुई है। ठीक है, चीन और साउथ ईस्ट एशिया के व्यापार में वृद्धि हुई है। फिर देखते हैं कि 6ठी सदी ईस्वी तक आते आते, 6ठी सदी तक आते आते, 6ठी सदी तक आते आते रोम से व्यापार में कमी हो गई। रोम से व्यापार में कमी, क्योंकि रोमन साम्राज्य टूट गया। रोमन साम्राज्य टूट गया। रोमन साम्राज्य टूट गया। इस कारण पश्चिमी भारत में रेशम के उद्योग का भी पतन हुआ। रेशम के उद्योग का पतन हुआ। रेशम के उद्योग का पतन हुआ। आपको मंदसौर का अभिलेख मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, मंदसौर का अभिलेख। मंदसौर का अभिलेख मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो कुल मिलाकर अब देखो तो यही ठोस बातें नजर आती हैं इस काल के व्यापार को लेकर, जो एग्जाम में पूछने लायक एकदम याद रहे जुबान पे, वो ये कि देसी विदेशी व्यापार 5वीं शताब्दी तक फलता फूलता रहा। इस दौरान साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से व्यापार में वृद्धि हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी में जाकर रोम से होने वाले व्यापार में कमी आई, और रोम से होने वाले व्यापार में कमी आई तो रेशम के व्यापार में कमी आई, तो रेशम के उद्योगपति लोग के उद्योगों में ह्रास आया। एक फैक्ट मंदसौर अभिलेख है, उसकी चर्चा मैं पीछे कर चुका हूं। मंदसौर अभिलेख में रंजना जी मैंने बताया था कि ये बात कही गई है कि रेशम के व्यापारियों का एक समूह है जो पश्चिमी इलाके में रहता था, नगर में रहता था, वो गांव आ गया था और अब खेती करने लगा था, और यह भी कि उसने
सूर्य की उपासना करने वाले लोगों को कुछ अनुदान दिया था सूर्य के मंदिर वगैरह के निर्माण के लिए। हो गया। तो व्यापार के बारे में इतनी ही बातें थी। इनके करेंसी के बारे में मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं। करेंसी के बारे में कुछ भी समझने की दिक्कत अब नहीं है। ब्याज और ऋण की बात है तो ऋण व्यवस्था आपको मैं पढ़ाता ही रहा हूं, अलग से कुछ ऋण व्यवस्था नहीं है। धर्मशास्त्रों में यह बात कही गई है कि 12% का दर होना चाहिए ब्याज का। फिर यह बात कही गई है कि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होना चाहिए। मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं होना चाहिए। ज्यादा ब्याज नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें यह भी बात कही गई है कि यदि कोई आदमी तुमसे ऋण ले लिया हो और तुम्हारे ऋण से वह पैसे कमा रहा हो और तुम्हारा मूलधन और तुम्हारा ब्याज भी न चुका रहा हो तो उसके ऊपर यह वाला नियम लागू नहीं होगा। देखो, हर कानून की एक आत्मा होती है। कानून की आत्मा को भूल के यदि आपने कानून के शब्दों के आधार पर कोई निर्णय किया तो इसका मतलब है कि आपने कानून का भी कत्ल कर दिया। आत्मा समझो, और आत्मा यह है कि यदि आपने लोन लिया है और लोन का ब्याज आप चुकाएंगे, मूलधन से ज्यादा ब्याज की राशि नहीं होगी, किंतु आप इस प्रावधान का लाभ उठाने लगे और आपने उस आदमी का लोन ही ना चुकाया, यह सोचकर कि काहे को चुकाना, ब्याज दर तो बढ़ेगा नहीं, देते रहेंगे धीरे धीरे, हमारे पास पैसे रहेंगे तो निवेश होगा तो और पैसे आएंगे, उसको दे के हमको क्या फायदा। तो तुम जब अपने फायदे का सोचोगे तो धर्म क्या तुम्हारे फायदे का सोचेगा। तो इस स्थिति से बचाव के लिए धर्मशास्त्र में यह बात कह दी गई कि मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं होगा। यह तब की बात है कि जब कर्ज लेने वाला इस प्रावधान का दुरुपयोग न कर रहा हो। अब कोई आदमी कर्ज लिया, उसके पास में अब इतने पैसे ही नहीं है कि वो चुका पाए, तो ब्याज तो बढ़ता जाएगा और एक दौर ऐसा आएगा कि मूलधन से ज्यादा ब्याज हो जाएगा और वो बेचारा चुका नहीं पा रहा है तो ब्याज के दबाव में वह डूब ही जाएगा। ऐसी स्थिति में उसको बचाने के लिए धर्मशास्त्रों का नियम ऐसा था कि मूलधन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, न कि इसलिए था कि तुम उसका दुरुपयोग कर सको। रुद्रा दुबे क्या हो गया? रुद्रा रुद्रा का तो नाम ही रुद्रा है, इसको गुस्सा आ जाए इसमें कौन सा संयोग है? कौन सी बहुत आश्चर्यजनक बात है। लेकिन तुमको गुस्सा आए तो हम लोग शांत करने के लिए तैयार है ना, यहाँ पर आरती उतारेंगे तुम्हारी चलो, सिंचाई। सिंचाई की बात ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं तो नई बात करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सिंचाई से संबंधित सारी बातें हो चुकी है। अब मैं ये कह सकता हूं कि इस काल के अर्थव्यवस्था से संबंधित तुम्हारी चर्चा कंप्लीट है। नाना देशी क्या है? नाना देशी आगे आने वाला चीज है। नाना देशी मतलब अनेक देशों में व्यापार करने वाली श्रेणी को नाना देशी श्रेणी का कैटेगरी प्राप्त होता था। तो दूसरे शब्दों में कहें तो नाना देशी माने एक ऐसी श्रेणी जिसके सदस्य नाना देशों से, अनेक देशों से व्यापार करते थे। आप उन्हें उस युग का मल्टीनेशनल कह सकते हैं। मल्टीनेशनल ऐसा नहीं है कि आज ही शुरू हुआ है, उस युग में भी था। तो श्रेणियों की वो धारा जो एक नहीं अनेक देशों से ट्रेड करते थे उनको नाना देशी कहते थे। ठीक। देवेश मधेशिया जी, आपका कमेंट हो रहा है, कमेंट बिल्कुल शो हो रहा है।
लेकिन अब मैं आपको कहूंगा कि इकोनॉमी का मामला हमारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सामाजिक जीवन की ओर ले चलूंगा। सामाजिक जीवन। प्रियंका कुशवाहा, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है बच्ची? तुम अपना क्वेश्चन पूछो तो मैं तुम्हारा जवाब भी दूंगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं है तो मैं किसका जवाब दूं बेटा? सामाजिक जीवन, विशुद्ध सिक्के माने जिसमें सिक्कों में प्योरिटी ज्यादा हो। सिक्का जब सोने का बनाया जाता है तो उसमें 100% सोना ही नहीं होता है, मिश्रण भी होता है। तो किसके सिक्के कितने प्योर हैं, ये सब भी एक मुद्दे होते हैं। ये सब भी एक मुद्दा होता है। और कनिष्क का सिक्का सबसे प्योर माना जाता है प्राचीन काल में। गुप्त काल में सबसे प्योर सिक्का माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। स्कंदगुप्त के काल तक आते आते सिक्कों का आकार तो बड़ा हो गया था, लेकिन सिक्कों में मिलावट की मात्रा बढ़ गई थी। तो आकार बढ़ा है, मिलावट भी उसमें ज्यादा है। इससे ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं। चेदी और महामेघवाहन एक ही थे। हाँ बेटा, महामेघवाहन या चेदी वंश एक ही है। उसी वंश का एक ही राजा है जिसकी चर्चा आपके सामने में मैंने किया है, खारवेल। इसके अलावा उस वंश के बारे में और कोई जानकारी नहीं है। महाबलाध्यक्ष, महाबलाध्यक्ष कोई अलग से कोई बहुत बड़ा पावरफुल पोस्ट नहीं है भाई। सामान्य तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं उनके अंतर्गत जो काम के पोस्ट हैं मैंने बता दिया है, उससे ज्यादा मत जाइए। गुप्त लोग वैसे थे क्या? अभी समाज वाले में आऊंगा ना प्रियंका, समाज वाले में आऊंगा तो वही तो पढ़ाने जा रहा हूं। जिसको आगे पढ़ाने जा रहा हूं उसको न पढ़ाने की शिकायत पहले ही कर देती है। चलो, सामाजिक जीवन, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, नगरीय जीवन, आर्य संस्कृति का प्रसार, आर्य संस्कृति का प्रसार, दास, महिला, ये मुद्दे हैं जिनको कि आप यहां पर पढ़िएगा। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको यह समझना है कि वर्ण व्यवस्था का प्रसार हो रहा था। वर्ण व्यवस्था का प्रसार हो रहा था। प्रसार का मतलब है कि जिस इलाके में वर्ण की व्यवस्था नहीं थी उस इलाके में भी वर्ण की व्यवस्था का प्रसार होने लगा। और ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आर्य संस्कृति उन क्षेत्रों में फैल गई जिन क्षेत्रों में पहले नहीं थी। जैसे जैसे आप प्राचीन काल के इतिहास में आगे बढ़ते जाते हैं आपको यह पता चलता है कि आर्य संस्कृति का प्रसार बढ़ता जाता है। तो आर्य संस्कृति का प्रसार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वर्ण व्यवस्था का क्षेत्रीय प्रसार बढ़ता जाएगा। तो वर्ण व्यवस्था का प्रसार बढ़ा। फिर आपको यह बात समझ में आए कि इस दौर में जो शूद्र हैं, शूद्र का कृषक के रूप में विकास होता गया। भूमि अनुदान, भूमि अनुदान से इसे बल मिला।
इसे बल मिला। विदेशी यात्रियों ने भी विदेशी यात्रियों ने भी इसे बल दिया। सॉरी, माफ करिए, विदेशी यात्रियों ने भी, माफ करिएगा, भाषा बदल रहा हूं, विदेशी यात्रियों ने भी शूद्रों की पहचान कृषक के रूप में किया। शूद्रों की पहचान कृषक के रूप में किया। के रूप में किया। अब आप आगे बढ़ते जाइएगा ना, तो जैसे वेनसांग आया है, इत्सिंग आया है, ये सब विदेशी यात्री हैं। इन लोगों ने इनकी पहचान इसी रूप में किया है कि भैया ये लोग कृषक हैं। यानी शूद्र जो है वह धर्मशास्त्र की किताबों के मुताबिक तो सेवा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वास्तव में सिर्फ सेवा करते थे, वो भूमि के मालिक भी हुआ करते थे और अपनी खेती भी किया करते थे। ठीक है, ये बात है। अब अगला मुद्दा यह है कि यहाँ पर एक बात बताऊं कि आप यदि ये सोचिएगा कि मैं आपको आज इस सब तरह से क्लासेस में वर्ण व्यवस्था का एकदम मास्टर बना दूंगा, तो ये सब नहीं होने जा रहा है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जब मास्टरी करने लगता है ना आदमी, तो मास्टरी करने के वक्त में उसमें 30% बहुत बहुत फैक्ट होता है, 70% विचार होते हैं। उन विचारों की जरूरत पीटी के एग्जाम में नहीं होती है। दूसरी बात है कि वो सब तब की बात होती है कि जब हम इस विषय पर कोई विशेषज्ञता विकसित करने की कोशिश करें। हमारे क्लास की वो जरूरत नहीं है, हमें तो उससे रिलेटेड काम के फैक्ट्स पकड़ने हैं। मैं आपको काम के सारे फैक्ट बता दूंगा, आप देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पढ़ाई के दायरे से बाहर नहीं आएगा। लेकिन उसके दायरे के बाहर जाने की आपकी यदि इच्छा होगी तो मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा। जाति में क्या है? जाति का विस्तार हो रहा है। जाति का विस्तार हो रहा है। कई नवीन जातियों का विकास हुआ। कभी नवीन जातियों का विकास हुआ। कई नवीन जातियों का विकास हुआ। अब यहां पर आपको एक विशेष बात बताता हूं। जाति के विकास से संबंधित एक विशेष बात क्या है, तो यह है कि भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था दोनों अलग अलग है। वर्ण सिर्फ 4 हैं, जातियां ज्यादा हैं। दूसरी बात यह है कि इनका विकास भी एक दूसरे से अलग अलग तरीके से हुआ है। हालांकि इनके रूट्स के बारे में इतिहासकारों को ज्यादा नहीं मालूम है। इनके रूट्स के बारे में इतिहासकारों को ज्यादा नहीं मालूम है। खैर, इसके आगे बढ़कर देखो तो आपको यह बात समझ में आएगी कि भारत में जातियों के विकास के लिए कई सारे कारक हैं। एक कारक यह है कि जैसे जैसे नए नए व्यवसाय उभरते गए, उस प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग उसी तरह की जाति में तब्दील हो गए। मौर्योत्तर काल में जातियों के प्रसार के लिए यही सबसे बड़ा कारण था, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एक दूसरा कारण भी है कि एक दूसरा कारण है आर्य संस्कृति का प्रसार। आर्य संस्कृति के प्रसार के कारण क्या होता है कि किसी भी इलाके में जब आर्य संस्कृति का फैलाव होता है तो उस इलाके में पहले तो वर्ण व्यवस्था नहीं थी, और जब आर्य संस्कृति फैली तो अब उस समाज में वर्ण व्यवस्था जाएगी, और वर्ण व्यवस्था जाएगी तो कोई उच्च वर्ण के हो जाएंगे, ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, कोई वैश्य हो सकते हैं, कोई शूद्र हो सकते हैं, और कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आर्यों की जो शुद्धतावादी समझ है उसके अनुकूल आचरण नहीं कर रहे हैं।
तो उन्हें किसी और जाति का करार दिया जाएगा। ट्राइबल समाज में पहले जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आर्य समाज फैलता गया तो जाति व्यवस्था फैलती गई। इस विषय पर यह कहा जाता है कि गुप्त काल में जाति के प्रसार का सबसे बड़ा कारण आर्य संस्कृति का प्रसार था। आर्य संस्कृति का प्रसार था। यानी जो माइनर और माइन्यूट डिफरेंस है वो ये कि इस काल में भी व्यवसाय जाति का आधार बनता रहा और मौर्योत्तर काल में भी आर्य संस्कृति का प्रसार जाति के विस्तार का माध्यम था। लेकिन मौर्योत्तर काल में सबसे बड़ा कारण था व्यवसाय और इस काल में सबसे बड़ा कारण है आर्य संस्कृति का अनार्य क्षेत्रों में प्रसार। ठीक है। और इसके अलावे अनुलोम प्रतिलोम विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, मैंने पीछे भी पढ़ाया है आपको कि विवाह का सबसे आदर्श रूप यह है कि व्यक्ति अपने वर्ण के बीच में ही विवाह करे, स्त्री और पुरुष दोनों एक ही वर्ण के हों। लेकिन यदि आप अपने वर्ण के बाहर विवाह करते हैं तो वैसे विवाहों की दो श्रेणियां हैं। यदि पुरुष का वर्ण उच्च है और महिला का निम्न तो अनुलोम, और महिला का वर्ण उच्च है और पुरुष का वर्ण निम्न तो प्रतिलोम। और इन दोनों ही प्रकार के विवाहों में संतान का वर्ण क्या होगा, इसको लेकर विभिन्न धर्मशास्त्रकारों ने अलग अलग तरह की राय दिया है। सामान्य तौर पर राय यही है कि अनुलोम विवाह में संतान का वर्ण तय करते हुए यदि हम बहुत उदारता भी बरतेंगे तो माता के मुताबिक वर्ण तय करेंगे और प्रतिलोम विवाह में पिता के मुताबिक तय करेंगे। हालांकि कुछ लोगों ने और भी कठोरतापूर्ण दंड देने की बात किया है और उसके माध्यम से नई नई जातियों के बारे में भी हम सुनते हैं कि उनको इस जाति का करार दो तो उस जाति का करार दो। तो हम समझते हैं कि कई जातियां इस रास्ते भी आई हैं, कई जातियां इस रास्ते भी आई हैं। फिर आपको इन सब के बाद यह सुनने को मिलता है कि भाई हमें अनटचेबिलिटी मिल रही है। अनटचेबिलिटी आपको 6th सेंचुरी बीसी में भी सुनाई देती है। उसके बाद के हर युग में हमें अनटचेबिलिटी का प्रमाण मिलता है। अनटचेबिलिटी का जो प्रमाण मिलता है उसके तहत ये एक महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार डोम नाम की जाति हमको इसी काल में मिलती है। डोम्ब या डोम भी कहीं लिखते हैं। डोम नाम की जाति जो अनटचेबल कास्ट के रूप में काउंट की जाती थी या जिनको अनटचेबल की तरह काउंट किया जाता था, वो जाति पहली बार इसी काल में हमें सुनने में आती है। ठीक है। उसके बाद फिर चंडाल के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फाहियान ने इसके बारे में क्या ब्यौरा दिया है। फाहियान ने चंडालों के बारे में क्या ब्यौरा दिया है कि वो नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे और करते थे तो अन्य लोगों को अपने आने की सूचना देते थे, इसके लिए गले में ढोल लगा के चलते थे वगैरह वगैरह। तो चंडालों के बारे में ये जानकारी आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। यानी कि गुप्त काल में अनटचेबिलिटी की स्थितियां तो थी, कोई दिक्कत नहीं है। नगरीय जीवन के बारे में यह है कि नगर का प्रसार हुआ है, माने नगर पहले की तुलना में और नए नए विकसित हुए हैं। और फिर नगरीय जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है?
प्रसार हुआ है। और प्रसार के बाद नगरीय जीवन की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। कोई एक किताब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने यही लिखा था कि यह किताब उस युग के नगरीय जीवन की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नगरीय जीवन की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, मैंने बताया था। नगरीय जीवन की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत में से एक है, भी आप लोग बता सके तो बताइए। नहीं, हो सकता है लेट हो रहा होगा। चलिए, कामसूत्र। कामसूत्र। इसके अलावे हमें उस युग के आम आदमी के जीवन के बारे में जानकारी देने वाली जो दूसरी महत्वपूर्ण किताब है, जिसमें आम आदमी को ही अपना विषय बनाया गया है, वो है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम। और एक गुफा जिसकी पेंटिंग के माध्यम से हमें आम लोगों के जीवन की जानकारी ज्यादा मिलती है, वो कौन है? तो बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं। अब इस विषय को हम लोग यहीं पर रोक देते हैं। आर्य संस्कृति के प्रसार की चर्चा मैंने पीछे ही कर दिया, इससे ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दास के बारे में देखो। दास नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। नारद स्मृति में हमें 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावे उसी में दासता से मुक्ति का विधान भी मिलता है। मैंने उसमें यह भी बात बताई गई है कि क्या करें कि दासता से मुक्ति मिल जाए। मैंने कौन कौन से उपाय हैं दासत्व से मुक्ति के। दासत्व से मुक्ति के बारे में देखो तो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में दासता से मुक्ति को लेकर क्या बात बताई गई है, तो अब उसके ऊपर नहीं पूछा जाएगा आगे। जैसे अर्थशास्त्र में कहा गया था ना कि यदि किसी दासी का किसी स्वामी के साथ में शारीरिक संबंध हो और वो दासी उस स्वामी की संतान को जन्म दे दे, तो वह संतान भी दासत्व से मुक्त हो जाती है और दासी भी दासत्व से मुक्त हो जाती है। लेकिन उसके अंतर्गत एक बात ध्यान रखना होगा कि इस तरीके से दासी से उत्पन्न संतान को आप उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। आपको महाभारत की कहानी भी याद होगी कि महाभारत में एक दासी पुत्र को खूब इज्जत मिली तो भी वो महामंत्री बने। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि धृतराष्ट्र को यदि नेत्रहीन होने के नाते राजा बनने के लिए उपयुक्त नहीं माना गया तो राजा बनाया गया महाराज पांडु को, और महाराज पांडु की जब मृत्यु हो गई तो फिर राजा कौन बने? फिर से धृतराष्ट्र बने। विदुर को क्यों नहीं बना दिया गया? क्योंकि विदुर दासी पुत्र है। दासी पुत्र को राजा नहीं बनाया जा सकता, उत्तराधिकार नहीं दिया जा सकता। उसको बाद बाकी तुम जितना कुछ देना है चाहो दे दो, लेकिन उत्तराधिकार नहीं दे सकते। समझ गए? और आप देखते होंगे कि जब कभी महाभारत में कोई तनाव की स्थिति आती थी और दुर्योधन के ऊपर प्रश्न उठा देते हैं विदुर, तो दुर्योधन को दासी पुत्र कह के अपमानित कर देता था। बात यह है कि आप कितना सम्मान दे सकते हो इस पर निर्भर करता है कि तुम विदुर हो या कि तुम युधिष्ठिर हो। सॉरी, माफ करिए, तुम दुर्योधन हो कि तुम युधिष्ठिर हो। दुर्योधन दासी पुत्र कह के अपमानित कर देगा और युधिष्ठिर काकाश्री कह के चरण छूम लेगा। तो
विदुर को कितनी इज्जत मिलेगी, इस पे विदुर का कोई अधिकार नहीं है। वो दुर्योधन और युधिष्ठिर के विवेक और संयम पर निर्भर करता है। युधिष्ठिर उसे अपने पिता के समान इज्जत देगा और दुर्योधन उसे दासी पुत्र कह के अपमानित करेगा। इन दोनों स्थितियों में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि दासी का पुत्र इज्जत जो प्राप्त करेगा वो अधिकार के तहत नहीं प्राप्त करेगा, वो देने वाले के ऊपर निर्भर करता है और वह उत्तराधिकारी नहीं होगा। जब धृतराष्ट्र अंधे हैं तो राजा बने पांडु, और पांडु मर गए तो फिर राजा बने धृतराष्ट्र, जबकि वो अंधे हैं। जबकि विदुर मौजूद हैं, उन्हें क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि उनमें उत्तराधिकार नहीं है। ये बात समझ गए होंगे आप लोग। फिर अगला मुद्दा, दासत्व के बारे में इसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आगे ये बताता हूं कि इस दौर में भूमि अनुदान ने दासता को कमजोर किया। दासता को कमजोर किया। मतलब जब भी कभी भी भूमि अनुदान जैसा मुद्दा सामने में आएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता कि दासता को भूमि अनुदान से मजबूती मिली या कि दासता कमजोर हुई, तो उत्तर है कि कमजोर हुई। बहुत बार देखा महाभारत पर, इस तरीके से नहीं सोचा कभी। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहानी क्या है कि भूमि अनुदान जब दिया जाता है, बंजर भूमि अनुदान में दिया गया, पहाड़ में जंगल में भूमि अनुदान में दिया गया है, उसे खेती योग्य बनाना है। जिसे अनुदान में दिया गया है वह उसे खेती योग्य कैसे बनाएगा? उसमें लंबे समय तक परिश्रम करना पड़ेगा, श्रम की जरूरत होगी। श्रम कहां से आएगा? एक रास्ता हो सकता है कि आप दास को वहां भेजो और बोलो कि काम करे, और काम करके बंजर भूमि को खेती योग्य बना दे। लेकिन इसके लिए पहले दास बाजार से खरीदना पड़ेगा उसको, जिसको अनुदान दिया गया है, और दासों का खर्चा उसे लंबे समय तक उठाना पड़ेगा। जिन्हें अनुदान दिया गया था उनके पास में तो इतने पैसे ही नहीं थे कि वो दास पे इन्वेस्ट कर सके, तो ये वाला विकल्प उन्होंने छोड़ दिया। दूसरा मामला ये आता है कि वो स्वतंत्र श्रमिक खोज लें और उनसे काम करवाएं, और जितना काम करवाएं उतने का पैसा दें। अनुदान प्राप्त करने वाले के पास में तो इतने पैसे भी नहीं थे, अनुदान प्राप्त करने वाले के पास में तो इतने भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने ये वाला विकल्प भी नहीं चुना। तो तीसरा विकल्प ये होता था कि उन्होंने स्थानीय आबादी के लोगों को बोला कि भैया ये भूमि हमको राजा ने दिया है, हम भूमि तुमको दे देते हैं, तुम इस भूमि को कृषि योग्य बना लो। कृषि योग्य बना लोगे तो हमको तुम कर दे देना, और राजा ने हमको भूमि कर मुक्त दिया है। क्योंकि राजा ने हमको कर मुक्त अनुदान दिया है तो हमें राजा को कर देना नहीं है। ऐसी स्थिति में तुमको मिल जाएगी भूमि, हमको मिल जाएगा कर, और राजा को मिल जाएगी हमारी और तुम्हारी वफादारी। तो इस तरीके की एक पूरी व्यवस्था चल रही थी। और अब देखो कि भूमि को कृषि योग्य बनाया गया तो किसके परिश्रम से बनाया गया? स्थानीय आबादी के परिश्रम से बनाया गया। वो स्थानीय आबादी ज्यादातर शूद्र है और उनको अब कृषक बनाया गया। दूसरी ओर कि कृषि कार्य के लिए परिश्रम करने वाले मजदूरों की जरूरत पड़ी तो दास की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इसमें मौर्यों ने हो सकता है कि युद्ध में जीत हासिल किया तो कई सारे लोगों को बंदी बनाया, तो उनको बंदी बनाकर उनको दास बनाया, दासों को कृषि योग्य भूमि के विस्तार में लगाया होगा सीताध्यक्ष के अधीन।
लेकिन मौर्योत्तर काल से राजाओं ने शीताध्यक्ष का मॉडल त्याग दिया, गुप्तों ने त्याग दिया, उसके बाद के राजाओं ने भी कभी नहीं अपनाया। और सारे राजाओं ने बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए क्या रास्ता चुना? अनुदान दे दो। जिनको अनुदान दिया उनको क्या कहा? कर मुक्त अनुदान है। जिनको अनुदान मिला उन्होंने क्या किया? स्थानीय लोगों को कहा कि लो भैया भूमि तुम्हारी, कर लो इसको कृषि योग्य, हमको दे देना कर, हम राजा को कर नहीं देंगे। तो राजा को हमारी तुम्हारी वफादारी मिली, हमको रेवेन्यू मिला, तुमको भूमि मिली, हो गया सबका काम। ऐसी स्थिति में देखो तो इसका दो सामाजिक परिणाम आपको साफ नजर आएगा। एक सामाजिक परिणाम यह नजर आएगा कि दास्ता कमजोर पड़ गई क्योंकि अप्रासंगिक हो गई। यहां भी ध्यान रखिएगा कि दास्ता कमजोर पड़ी है, खत्म कभी नहीं हुई है। दास्ता कमजोर पड़ी है, खत्म कभी नहीं हुई है, किंतु दास हिंदुस्तान में कभी भी प्रमुख श्रमिक वर्ग नहीं थे। किसी भी कालखंड में दास हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार नहीं थे, जैसे कि ग्रीक सोसाइटी में हुआ करते थे, इजिप्टियन सोसाइटी में माने मिस्र के समाज में हुआ करते थे। भारतीय समाज में दास कभी भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार नहीं थे। और इसीलिए ग्रीक लोग जब हिंदुस्तान आते थे तो उनको लगता था कि भारत में दास्ता होती ही नहीं है। मेगास्थनीज ने या जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रेबो, एरियन, इन लोगों ने भारत के बारे में जब लिखा तो उन्होंने कहा कि भारत में दास्ता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि दास्ता नहीं होती थी, लेकिन विदेशियों को लगता था कि दास्ता नहीं होती है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में दास की वो भूमिका नहीं थी जो भूमिका उनके देशों में होती थी। और दूसरी बात यह कि भारत में दासों के प्रति व्यवहार भी थोड़ा मानवीय होता था। दासों की मुक्ति के भी कई उपाय होते थे। दास यदि कोई ऋण लिया है और ऋण का भुगतान नहीं कर पाया है और व्यक्ति दास बन गया, दास के रूप में वो काम कर रहा है, काम करने के बदले में कुछ उसको वेतन मिल रहा है, वेतन के पैसे जमा कर लिया, जमा करके उसने वो पैसा चुका दिया, मुक्त हो गया। ये भी मुक्ति का एक उपाय है। दासी यदि स्वामी के संतान की मां बन गई तो वो भी मुक्त हो गई। दासता की मुक्ति के कई उपाय भी हैं। और यदि दास वृद्ध पर गया तो दास को मालिक छोड़ता नहीं था। वृद्ध व्यक्ति अब काम नहीं कर सकता, तब भी मालिक उसको 4 रोटी दे देता है और उसका पालन पोषण हो जाता है। और दास यदि मर गया, निसंतान है, तो उसका संस्कार भी मालिक ही करता था। तो दासों के प्रति जो व्यवहार है भारतीय समाज में, वो कम से कम ग्रीक सोसाइटी की तुलना में अच्छा है। अब ये मत समझिएगा कि दासों के प्रति बड़ी अच्छी स्थिति थी, काश कि हम भी दास होते, वो सब बात मत सोचने लगिएगा। एकदम यूटोपिया में मत चले जाइएगा कि हमारा समाज कितना अच्छा, दासों को पिता की तरह देखते थे लोग, बेटे की तरह देखते थे। ऐसा कुछ नहीं है। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखा है कि पराधीन सपने हो सुख नहीं। जब आप पराधीन होते हैं तो सुख तो सपने में भी नहीं होता है। मामला दुख का तुलनात्मक अध्ययन करने का है। और हमने ये देखा कि इजिप्टियन एंड ग्रीक सोसाइटी में जो स्लेवरी है, उसके साथ जिस प्रकार का तांडव होता है, जिस प्रकार का अत्याचार होता है, वो कम होता है इंडिया में। खैर, अब आपको ये बात समझ में आ जाए कि दास्ता खत्म कभी नहीं हुई, बनी हमेशा रही। लेकिन भारत में एग्रीकल्चर में या किसी भी और सेक्टर में श्रमिक के रूप में दास कभी भी प्रधान भूमिका नहीं निभाते थे। अब एक बड़ा मुद्दा यह है कि हिंदुस्तान में आखिर दास की जरूरत क्यों नहीं पड़ी वैसी जैसी की जरूरत पड़ी थी ग्रीक सोसाइटी में? तो इसलिए नहीं जरूरत पड़ी क्योंकि इंडिया में आबादी बहुत ज्यादा है, उसमें से पिछड़ी जाति के लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है जो गरीब हैं। तो इसलिए जब तुम जरूरत महसूस करोगे, तुमको यदि अपने खेतों पे काम करने वाले मजदूर की जरूरत पड़ेगी, तो तुम आसपास के किसी भी परिवार के व्यक्ति को कह सकते हो कि चलो भैया हमारे खेत पे काम कर देना। वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि उसको काम की जरूरत है। ग्रीक समाज में आबादी उतनी नहीं है जितनी कि भारत में है, और जिस समाज में आबादी ज्यादा होती है उस समाज में दास्ता की जरूरत नहीं होती। ग्रीक समाज में भी, यूरोपियन समाज में भी जब आबादी बढ़ गई तो दास्ता खत्म हो गई थी। भारत में आबादी शुरू से ही ग्रीक की तुलना में ज्यादा थी। एक और कारण है, ग्रीक समाज में भूमि का मालिक मुट्ठी भर लॉर्ड्स हुआ करते थे। सारी भूमि उन लॉर्ड्स के हाथ में ही हुआ करती थी।
बाकी लोग भूमिहीन होते थे। लेकिन भारत में भूमि का स्वामित्व इतना दोषपूर्ण, इतना गलत नहीं था। भारत में कुछ लोग बड़े बड़े भूस्वामी थे, कुछ मझोले भूस्वामी थे, कुछ छोटे भूस्वामी थे, और ज्यादा संख्या में छोटे छोटे भूस्वामी थे। आपने देखा है कि कृषक के रूप में शूद्रों का भी विकास हुआ, और वो लोग अपनी भूमि के ऊपर खुद और अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर ही परिश्रम कर लिया करते थे। कभी कभी उन्हें एडिशनल मजदूर की जरूरत पड़ती थी। यानी कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा भूखंड ऐसा था जिसका मालिक खुद अपनी भूमि पर खेती करता था। यूरोप में मालिक अपनी भूमि पर खेती नहीं करता, मालिक तो लॉर्ड था। हिंदुस्तान में बहुत बड़ा भूखंड ऐसा है जिसके कि मालिक खुद ही अपनी भूमि पर खेती कर लेते थे। यानी कृषक और भूस्वामी दोनों एक होते थे। यूरोप में कृषक अलग, कृषक माने वो जो खेती का काम करे, भूस्वामी वो जो भूमि का मालिक हो। यूरोप में भूस्वामी और कृषक अलग अलग थे। इंडिया में भूस्वामी और कृषक भी बहुत हद तक एक ही होते थे। इस वजह से इंडिया में दास्तां कभी उतनी मजबूत आई ही नहीं। समझ गए आप लोग? राहुल नायक बाबू, आपने क्या सवाल पूछा? राहुल बाबू, आपने सवाल क्या पूछा? जो आपने कहा कि सर अभी भी करते हैं, क्या करते हैं, मैं समझ नहीं पाया। चलो, कुल मिलाकर आपके सामने में दास्तां के बारे में मैंने जितनी बातें कर दी वो बता दिया। अब देख लो यहां पर कि दास कभी भी भारत में अर्थव्यवस्था का आधार नहीं थे। अर्थव्यवस्था का मूल आधार नहीं थे। वो ज्यादातर घरेलू कार्यों में लगे थे। घरेलू कार्य करते थे। ज्यादातर घरेलू कार्य करते थे, यानी खेती में, उद्योग में, व्यापार में दास नहीं, घरेलू कार्य में। क्योंकि घर में आपकी महिलाएं वगैरह भी रहती हैं, उन्हें प्राइवेसी भी चाहिए होती है, तो उनके यहाँ रोज रोज नए नए स्वतंत्र मजदूर आएंगे तो कठिनाई हो सकती है। और फिर घर का काम थोड़ा स्पेशलाइज्ड किस्म का काम होता है, रेगुलर किस्म का काम होता है, जो आपके साथ रोज रहता है वो जानता है, और इसलिए उसके रास्ते आपका काम बेहतर हो जाएगा, तो वहाँ पर दास रखते थे। डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए दास रहते थे, बाहर के कामों में दास नहीं लगते थे। और उसका कारण क्या है? तो भारत में आबादी अच्छी थी, भारत में अच्छी आबादी थी, और कृषक भी भूस्वामी थे। कृषक भी भूस्वामी थे। कृषक भी भूस्वामी थे। अब देखो, जब यूरोपीय लोग भारत के समाज के ऊपर इतिहास लिखेगा, कलम चलाएगा, तो भारतीय समाज की वो 10 बुराइयां गिनाएगा। ठीक है, भारतीय समाज में 10 बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन कुछ उनकी बुराइयां भी थी, और वो बुराई हमारे समाज में नहीं थी। उन्हीं में से 2 बुराई ये है कि उनके समाज में दास्तां जितनी निर्मम तरीके की थी, हमारे समाज में नहीं थी, और उनकी भूमि मुट्ठी भर लॉर्ड्स के हाथ में थी। हमारे यहां भूमि का वितरण इतना दोषपूर्ण नहीं था। धर्मशास्त्रों में जिस तरीके से शूद्रों के लिए कहा गया कि वो सिर्फ सेवा का कार्य करेंगे, वो सच्चाई नहीं थी उस युग की। शूद्र बड़े पैमाने पर भूमि के स्वामी हुआ करते थे और अपनी भूमि पर खेती किया करते थे। और इस बात की पहचान उस युग में आने वाले कई सारे विदेशी यात्रियों ने भी किया है, वेनसांग ने भी किया है, इत्सिंग ने भी किया है। समझ गए? तो अब देखो कि दास की मंडी भी होती थी। दास की मंडी माने उनका बाजार भी होता था, उनकी खरीद बिक्री भी होती थी। उनकी खरीद बिक्री भी होती थी। कुल मिलाकर कहानी स्पष्ट हो गई। दास प्रथा को लेकर हमने जितनी कहानी कहनी थी हमने कह दिया, इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कविता चिजारा
क्या है आपका क्वेश्चन बेटा? आप पूछो सर ये लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया। तो लास्ट वाला में से कौन सा पॉइंट? अब मैं ये नहीं समझ पाऊंगा कि लास्ट वाला कौन सा। मैंने आपको ये बता दिया कि भारत में दास प्रथा मजदूर के रूप में कृषि के क्षेत्र में या उद्योग या व्यापार के क्षेत्र में कभी इस्तेमाल नहीं की जाती थी। दासों का इस्तेमाल ज्यादातर घरेलू कामों में होता था। खेती करना है, खेत जोतना है, फसल काटना है, खेतों की सिंचाई करना है, उसमें खाद डालना है, फसल की मड़ाई करना है, तो इसके लिए मजदूर लाए जाते थे स्वतंत्र रूप से। जब जरूरत पड़ी उनको बुलाया और उनसे काम करा लिया, जरूरत नहीं पड़ी फिर वो अपने घर में, हम अपने घर में। दास वो होते थे जिनको आप अपने घर के काम के लिए रखते थे। घर का काम तो रोज होता है। दास हिंदुस्तान में श्रम का मूल आधार नहीं थे, मैंने ये बताया था। अब आपको महिला के बारे में बताना होगा। महिला दासों की खरीद बिक्री होती थी सुकृति चौधरी जी, मैंने अभी अभी बताया ना, दासों की खरीद बिक्री होती थी। मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं सर जी, क्यों? खुशबू कुमारी जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए बेटा, जवाब जरूर देंगे। आप समझ सकते हो ना कि हजारों बच्चे क्लास में बैठे हुए हो, तो उनमें से हर आदमी के सवाल को यदि मैं देखते रह जाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा क्या? तो ऐसे स्थिति में किसी का क्वेश्चन सामने में यदि नजर आ गया तो मैं जवाब दे देता हूं, और किसी का नजर नहीं आया तो फिर मैं नहीं दे पाता हूं। लेकिन किसी का जवाब देने या न देने में कोई निजी आग्रह नहीं है। तो बच्चों आप अपना सवाल पूछो, यदि मैं आपके सवाल को देखूंगा तो जरूर आंसर करूंगा। ठीक है। अहितक दास मैं बता चुका हूं मौर्य काल में ही, तो यहां पर जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। पुरुष को दास से मुक्त होने के उपाय थे क्या? अरे जब तुम ऋण लिए हो और ऋण का भुगतान कर दिए हो तो मुक्त हो जाओगे, तुम स्त्री रहो चाहे पुरुष रहो। पुरुष को भी मुक्ति का उपाय था। चलो अब आगे बढ़ो। महिला, महिला के मामले में मौर्योत्तर काल में जो महिला के मुद्दे आपने पढ़े हैं उसी दौर में आपने गुप्त के मुद्दे भी पढ़ लिए थे, कोई नया मुद्दा नहीं आने वाला है इसमें। आपको देखने के लायक बात यह मिलेगी कि महिलाओं का अध्ययन ही किया जाता है कुछ खास तरीके से, कि संतान चाहिए तो कैसी संतान चाहिए, उसके बाद संतान की प्राप्ति हो गई तो उपनयन, शिक्षा, विवाह, सार्वजनिक जीवन में महिला की भूमिका, सार्वजनिक जीवन में महिला की भूमिका, उसके बाद अन्य संस्कार, अन्य संस्कार मतलब विशेषतः श्राद्ध संस्कार, यही, और ये उत्तराधिकार, पर्दा वगैरह का मामला, पर्दा। अब आप ये देखो कि ये सब तो शुरुआती दौर से ही चल रही बात है कि हमें संतान चाहिए तो भैया पुत्र रत्न ही की प्राप्ति करना है। इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य ने विदुषी पुत्री, विदुषी पुत्री की कामना किया है।
ये एकमात्र उदाहरण मिलता है जिसमें कि ये बात कही जा रही है कि हमको विदुषी पुत्री दे दो, हमें सिर्फ विदुषी पुत्री, हमें विदुषी पुत्री भी चाहिए, मतलब सिर्फ विदुषी पुत्री ही नहीं चाहिए, विदुषी पुत्री भी चाहिए, अदरवाइज सामान्यतया तो संतान चाहिए, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति करने के लिए ही। और इसीलिए मैंने आपको मौर्योत्तर काल के दौरान पढ़ाया था कि यदि पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी तब तक संतान की प्राप्ति की कोशिश चलते रहती थी, इस क्रम में कई दफा पुत्री की प्राप्ति हो जाती थी, यहां तक कि यदि कई बार पुत्री की प्राप्ति हो गई, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो दूसरी शादी हो जाती थी। मैंने इसमें आपको एक्स क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम के ज्ञान के अभाव का भी किस्सा बताया था, उधर अब जाना नहीं है। उपनयन संस्कार 16 संस्कारों में बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। इसी संस्कार के बाद यह माना जाता है कि व्यक्ति अब माता पिता की संतान मात्र नहीं रह गया। जब आपका उपनयन संस्कार हो गया, यानी यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, यानी कि जनेऊ धारण हो गया, उसके बाद मान लिया जाता था कि अब आप सवित्री की संतान हैं और आपके ऊपर अब धर्म के नियमों के पालन और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी आ जाती है। और इसके पश्चात विस्तृत ज्ञान के लिए आप गुरु आश्रम में चले जाते थे, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए होता था। और इस फीमेल एंड शूद्रज वेर नॉट एलिजिबल, उनमें इसकी अर्हता नहीं होती थी। शूद्र का उपनयन नहीं होता था और महिला का उपनयन नहीं होता था, और इससे निश्चित रूप से उनकी शिक्षा बुरे तरीके से प्रभावित हुई थी। शिक्षा के मामले में शूद्र हो या महिला, इन दोनों के लिए कहा गया है कि वो महाकाव्य का अध्ययन कर सकते हैं, महाकाव्य पढ़ सकते हैं, वो पुराण पढ़ सकते हैं, लेकिन वो वेद नहीं पढ़ेंगे। हां, धर्मशास्त्र पढ़ सकते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ सकते हैं, पर वेद नहीं पढ़ सकते, वेद नहीं पढ़ सकते। वेद पढ़ने की अनुमति न महिलाओं को थी न शूद्रों की थी। लेकिन यह बात किसने कहा? वेद पढ़ने की अनुमति महिलाओं को नहीं थी, शूद्रों को नहीं थी। शूद्र वेद नहीं पढ़ते थे, शूद्र के साथ महिला वेद नहीं पढ़ती थी। यह धर्मशास्त्र ने कहा है। धर्मशास्त्र के लेखक ऐसा चाहते थे कि महिला वेद न पढ़े, शूद्र वेद न पढ़े। क्या सच में महिला वेद नहीं पढ़ती थी? क्या सच में शूद्र वेद नहीं पढ़ते थे? इसके बारे में कोई दावा नहीं कर सकते हो तुम। इसके बारे में तुम कोई दावा नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं, प्राचीन काल में कभी महिला वेद पढ़ी नहीं थी, प्राचीन काल में कभी कोई शूद्र वेद पढ़ा ही नहीं था। यह दावा नहीं कर सकते हो। समझ गए? तो आपको यह अंदाजा लगे कि महाकाव्य, पुराण, धर्मशास्त्र और वेद, इसमें से 3 ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें पढ़ने की अनुमति शूद्रों को थी, जिन्हें पढ़ने की अनुमति महिलाओं को थी अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, और वेद पढ़ने की अनुमति इन दोनों में से किसी को नहीं थी अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र। समझ गए? विवाह के 8 प्रकार के विवाह की चर्चा मैंने पिछले क्लास में किया था, तो वही मौर्योत्तर काल के बारे में सच है, वही गुप्त काल के बारे में सच है। इस काल में कोई नई बात नहीं आ जाएगी। अब सार्वजनिक जीवन की भूमिका की बात यदि करें तो सार्वजनिक जीवन की बात यदि इस तरह से है कि सार्वजनिक जीवन की बात यदि करोगे तो मूल मामला यह है कि महिला में जो गरीब महिला है, गरीब कृषक, इस परिवार की जो महिलाएं हैं उनके बारे में हमारे पास में जानकारी ही नहीं है। हम अनफॉर्चुनेटली गरीब समाज की महिलाओं के इतिहास की जानकारी से वंचित हैं, तो हम उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। राज परिवार की महिला, राज परिवार की महिला सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाती थी। सार्वजनिक जीवन
में भूमिका निभाई थी। सार्वजनिक जीवन में राज परिवार की महिला भूमिका निभा रही थी। जैसे अब देखो आप कि मान लो कि यदि कोई स्त्री का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई, तो पति की मृत्यु के बाद अब वो क्या करेगी? तो वो सती हो सकती है, वो विधवा विवाह कर सकती है, विधवा विवाह कर सकती है, वो नियोग का मार्ग अपना सकती है, नियोग का मार्ग अपना सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि धर्मशास्त्रों में विधवा विवाह की अनुमति नहीं है। नो टू दिस। विधवाओं का विवाह नहीं हो सकता था। नो टू दिस, यानी धर्मशास्त्र उसे बेहतर नहीं मानता था। नियोग की अनुमति थी। नियोग का मतलब क्या होता है? नियोग का मतलब होता है कि एक स्त्री का उसके परिवार के ही, ससुराल वाले परिवार के ही किसी पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध होगा और इस रास्ते वह स्त्री संतान को जन्म देगी और वह संतान फिर उसका पालन पोषण करेगा। लेकिन उस व्यक्ति के साथ में फिर उस महिला का अस्थायी संबंध नहीं हुआ। ये नहीं कि महिला उस व्यक्ति की पत्नी हो गई, ऐसा नहीं है। बतौर उदाहरण तुम लेके देखो, महाभारत में तुमको इसका एक बहुत बड़ा किस्सा नजर आएगा कि महाभारत में जब एक राजा की मृत्यु हो जाती है और उनका वंश अब खत्म होने के कगार पे आ गया, तो वंश के खत्म होने के कगार पर आने की स्थिति में उस वंश से संबंधित सिर्फ 2 ही पुरुष जिंदा थे। एक पुरुष थे भीष्म, जो कि ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए थे, वो नियोग के संबंध में जा नहीं सकते थे। तो दूसरे पुरुष बचे हुए थे वेदव्यास, जो कि संन्यास आश्रम में चले गए थे। वेदव्यास का मतलब क्या हुआ कि एक मत्स्यगंधा स्त्री और एक ब्राह्मण ऋषि की संतान, जो कि कुरुवंशज नहीं थे, लेकिन चूंकि वो इस वंश के पुरुष के साथ ब्याही गई स्त्री के विवाह के पूर्व की संतान है, तो भी उन्हें इस वंश का मान लिया गया और वही है वेदव्यास। और वो आकर स्त्रियों के संपर्क में जाकर उनको संतान का जन्म दिए। अब वो संतान का जन्म कैसे होता है, तो धार्मिक कथा है, उसमें मतलब तमाम प्रकार के संकेतों और प्रतीकों का उपयोग हुआ है। डोंट गो इनटू दैट डिटेल, दैट इज नॉट गुड टू डू। लेकिन कुल मिलाकर कहानी यह है कि चाहे विदुर हो या पांडु हो या धृतराष्ट्र, इन तीनों के नियोगी पिता हुआ करते थे महर्षि वेदव्यास। तो गौर करके देखो, सोसाइटी की प्रगतिशीलता कई दफा खिड़कियों से झांक कर दिखाई देती है कि एक मछुआरन कन्या का संपर्क और संबंध हुआ एक ब्राह्मण ऋषि से, बाद में उस मछुआरन कन्या का ब्याह हो गया एक क्षत्रिय राजा से और वो राजमाता हो जाती है और उसके वंश में कोई पुरुष नहीं बचा, तो वही राजमाता अपनी उस संतान को बुलाती है जो संतान वास्तव में इस वंश के किसी पुरुष का पुत्र नहीं है। उसका पिता ब्राह्मण है और उसकी माता मछुआरन थी और वह संन्यास आश्रम में जा चुका था। उसको दोबारा बुलाया गया और उनके रास्ते से नियोगी संतानें होती हैं। कुल मिलाकर कहानी यह है कि नियोग प्रथा की अनुमति थी। सती का संकेत हमें मिलने लगता है, महाभारत में भी सती का प्रमाण है। गुप्त काल में हमको 510 एडी का गोपराज
की पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है। ये एरन अभिलेख है, एरन अभिलेख। गोपराज नाम का एक सेनाधिकारी था, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी अपने पति के साथ चिता पे जल के सती हो गई। तो सती का पहला इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, अभिलेखीय साक्ष्य, यानी किसी अभिलेख में यदि सती के बारे में पहली जानकारी कहीं से मिल रही है तो वह 510 एडी की है, एरन अभिलेख है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। लेकिन यह सती क्या जरूरी है? तो सती प्रथमतया तो उच्च जातियों के, उच्च वर्ण के लोगों के समाज में ही चलती थी और हर मामले में सती नहीं होती थी। बतौर उदाहरण तुम लेके देखो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो बेटी थी प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त का ब्याह हुआ था वाकाटक वंशी से। वाकाटक वंश के एक राजा से विवाह हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई। जब प्रभावती गुप्त के पति की मृत्यु हुई तो क्या प्रभावती गुप्त सती हुई थी? तो नहीं। प्रभावती गुप्त का एक अभिलेख बड़ा प्रसिद्ध है, प्रभावती गुप्त का एक अभिलेख बड़ा प्रसिद्ध है। आप लोग कोई बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं टास्क दे देता हूं आज का। उस अभिलेख में प्रभावती गुप्त ने बताया है कि गुप्त राजा जो थे वो ब्राह्मण थे, उनका अपना वर्ण ब्राह्मण था और धरन गोत्र के ब्राह्मण, धरन गोत्र के, माने गोत्र भी बताया गया है और वर्ण भी बताया गया है। प्रभावती गुप्त के कौन से अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि गुप्त राजा ब्राह्मण थे और धरन गोत्र के ब्राह्मण थे? कोई बता सकता है तो बताओ। उसके बाद, और नहीं तो कल बताना। कुल मिलाकर अपनी कहानी यहां पर जा रही है कि देखो, वाकाटक वंशी राजा की मृत्यु के बाद भी कहां प्रभावती गुप्त सती हुई, बल्कि प्रभावती गुप्त ने अपने पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासन में योगदान किया। तो यह जरूरी नहीं है। सर अभी आपके YouTube पर वीडियो अपलोड हुआ है, हाँ, ऋग्वैदिक काल और सनातन धर्म, ऋग्वैदिक धर्म और सनातन धर्म और उसका ज्ञान क्या क्या है, इस विषय के ऊपर मैंने काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी परिश्रम करके वीडियो बनाया है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया, फिर उसको मैंने खारिज कर दिया, मुझे पसंद नहीं आया। फिर दूसरा वीडियो बनाया, मुझे वो भी पसंद नहीं आया। तो तीसरा वीडियो बनाया, वो फिर ठीक है। तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। यानी कि मैं यदि एक वीडियो बनाने के लिए कई दफ़ा उसके ऊपर प्रयास किया हूं तो वो आपके काम का होगा, ठीक है। और उस तरह के वीडियोस के बारे में ध्यान रखिएगा। वो जो वीडियो है ना, वो पीटी मेंस, जीएस, एसे, इंटरव्यू, इन सब के ख्याल से उपयोगी है। जीएस, ऑप्शनल, सब के ख्याल से। बेसिकली उस वीडियो का उद्देश्य तुम्हारा पीटी का एग्जाम नहीं है। पीटी का भी काम हो जाएगा, लेकिन पीटी के काम के दायरे से आगे का भी हो जाएगा। हो सकता है कि किसी दिन एक निबंध का काम वो अकेला वीडियो कर दे, और हो सकता है कि उससे तुम्हारा 15-20 नंबर बढ़ जाए। बहुत उपयोगी हो सकता है तुम्हारे लिए, देख लेना। खैर, प्रभावती गुप्त के बारे में जानकारी हो गई। अब महिलाओं के सार्वजनिक जीवन की भूमिका तो हो ही गई। अन्य संस्कार में, श्राद्ध संस्कार वगैरह में महिलाएं नहीं जाती थी, मैं आपको पीछे बता चुका हूं। उत्तराधिकार के मामले में मैंने डिस्कस कर दिया है, एक ही मामला है शुरू से लेकर अंत तक, उसमें कोई नई बात नहीं आएगी। तो पर्दा वर्दा एंसेंट इंडिया में नहीं थी। पर्दा वगैरह की बातें जो हुआ दिल्ली सल्तनत के दौरान आई है। भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद ही भारतीय समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ है, इसलिए उसकी बात नहीं। अबे मैं वाकाटक राजा का नाम बता दूं, इससे कोई फायदा थोड़े नहीं है। वो सब के डिटेल में ले जाऊंगा तो तुम लोग को दिक्कत होगी। आई डोंट वांट टू टेक यू इनटू दैट डिटेल। कुल मिलाकर देखो तो समाज से संबंधित तमाम चर्चाएं हमारी हो गई, और समाज की चर्चा के बाद तुम्हारे सामने में
मामला आता है सांस्कृतिक जीवन का, तो सांस्कृतिक जीवन के बारे में अधिकांश बातें तो मैंने पीछे पढ़ा दिया है, लेकिन आज का क्लास तो खत्म नहीं करेगा एंशिएंट इंडिया को। कल मैं संस्कृति के बारे में कुछ इनकी बातें जब पढ़ाऊंगा तो पूरे एंशिएंट इंडिया और 7वीं 8वीं शताब्दी के दौर का इतिहास पढ़ाऊंगा। यानी कि कल के जो क्लास की पढ़ाई होगी उसमें क्या क्या बात होगी। नंबर 1, 6ठी 7वीं 8वीं शताब्दी की संस्कृति, उसके बाद हर्षवर्धन, और उसके बाद मध्यकाल की शुरुआत कहां से होती है उसकी कड़ी जोड़ दूंगा, और उसके बाद फिर मध्यकाल की ओर ले चलूंगा। यानी कि ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्लास रुक जाएगा, मैं कह रहा हूं कि कोई बच्चे ने कहा कि सर अचानक क्लास खत्म मत करना। अचानक क्लास खत्म नहीं कर रहा हूं बच्चों, कॉन्टिन्यूटी में चलेगा। बस इतना ही है कि पढ़ते रहोगे तुम कॉन्टिन्यूटी में, लेकिन तुमको ये मालूम होना चाहिए कोई एंशिएंट इंडिया नहीं है, वो मेडिवल इंडिया है। अब मेडिवल इंडिया का 3 पार्ट होता है, अर्ली दिल्ली सल्तनत एंड मुगल। तो अर्ली मेडिवल इंडिया में तुमको कॉन्टिन्यूटी ऑफ एंशिएंट ही नजर आएगा। ठीक है, उदयगिरी अभिलेख है नहीं भैया, देख के बताना। आज इतना ही।